Good evening everyone. Welcome back to your channel सर्वप्रथम पाठशाला. My name is कोमल एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज, जो आपके लिए एक रैपिड रिवीजन रहेगी लास्ट मोमेंट पे। कि अगर आपने ये एक बार वीडियो देखी, आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। सो हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। व्हाट इज ज्योग्राफी? Geography is an integrative, empirical and practical discipline that studies every event on Earth over space and time. It's about understanding the Earth as our home. What is integrative word? इंटीग्रेटिव से हम ये जान पाते हैं कि जो हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं वो हम एक कॉन्सेप्ट पे करते हैं, लाइक वो कीवर्ड्स को कलेक्ट करके हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना है तो हम उसको कैसे जान पाएंगे? हम उसके इकोनॉमी के बारे में जान पाएंगे, उसका कल्चर जान पाएंगे, हम ये जान पाएंगे कि उसके वहाँ का फूड कौन सा फेमस है। ये सारे की पॉइंट्स को कलेक्ट करके हम जान पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश है क्या। ओके, उसके बाद आता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि स्टडी प्रूफ पे। जोग्राफर्स क्या करते हैं? जोग्राफर्स बाहर जाते हैं, वो सर्च करते हैं। लाइक अगर हम कोई ओशन के बारे में आज इतना डेप्थ में पढ़ पा रहे, क्यों पढ़ पा रहे? क्योंकि जोग्राफर्स ने डेप्थ में देखा है कि ओशन कितना वास्ट है, कितना डेप्थ में है, तभी तो हमें पता लगता है कि वहाँ पे कौन सी स्पेशीज हैं। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल ये हमारे डेली लाइफ का है। अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो हम क्या करते हैं? हम जीपीएस ऑन करते हैं, अगर हम बाइक या कार से जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज हम गूगल मैप करते हैं कि अगर हमें मेट्रो से जाना है तो कौन सी लोकेशन सही रहेगी, हमें कौन सी मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। तो ज्योग्राफी हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म है। ड्यूअलिज्म कैसे? हमने अगर 11th में देखा है तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते थे? माउंटेन्स और आपका ओशियंस, हमने ये पढ़ा है। बट ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं उसका नेचर और ह्यूमन का रिलेशनशिप। Like physical geography studies a physical environment like landforms, climates and soils. Okay, and human geography, as I told you, studies the relationship between the nature and human being. Now definition of human geography: the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. बाय एलन सैम्पल। उन्होंने बताया है कि जो हमारा रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो एक अनस्टेबल है, क्योंकि अभी भी हम नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे नेचर में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हम और अच्छे से अपना प्रोग्रेस कर सके। राइट, उसके बाद हम जानेंगे इट स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर एंड द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय human. Social culture, what is the meaning of the social culture environment by created by human? It's in a very simple form: elements created by human beings using the physical environment such as houses, villages. अगर हम देखें तो हमने क्या करा? हमने नेचर को यूज करा, हमने अपने लिए हाउस बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमने हाउसेस भी बहुत डिफरेंट बनाए हैं। अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो हमने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मड हाउसेस बनाए हैं। बट वहीं अगर हम अपना सिक्किम की साइड जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश साइड जाते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे ट्री के हाउसेस बने होते हैं टू प्रिवेंट द क्लाइमेट। लाइक अगर क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना आराम से वहाँ पे रह सके। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, अब हमने अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा रिलेशनशिप चेंज होता रहा है। फर्स्ट हम रिलेशनशिप जानेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन अ सिंपल वर्ड यहाँ पे नेचर एज अ गॉड वर्क करता है that believes that the physical environment, especially climate and terrain control and dictates the lifestyle, culture and development of human society. The view reflects the naturalization of human. Primitive societies fear worship the nature. पहले क्या होता था? पहले की सोसाइटी में अगर ज्यादा बारिश हो गई है तो लोग वहां पे प्रे करने लग जाते थे कि मे बी उनकी प्रे से गॉड मान जाएंगे और वो बारिश रुक जाएगी। वहीं अगर कहीं पे ज्यादा फ्लड आ जाती है वहां पे भी वो लोग प्रे करते थे मे बी कि गॉड हमसे गुस्सा है, इस वजह से वो ये वाला रास्ता अपनाते थे और गॉड को प्रे करते थे। बट जब टाइम चेंज हुआ तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, अब यहाँ पे क्या हुआ? पॉसिबिलिज्म आ गया। The concept that nature provides opportunities and humans make use of these to create possibilities. Human modify the nature, but if not in limits, the nature punish humans. अब ह्यूमन ने क्या किया? ह्यूमन ने ये किया कि जब उसे पॉसिबिलिटीज मिली कि नेचर को वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एज एग्जांपल बताया
कि जो राजस्थान में वो लोग मड वाले हाउसेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखी कि वो उस हाई हीट से बचने के लिए मड हाउस उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम कहें कि जैसे मैंने आपको ट्री हाउस के बारे में बताया था, जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, अगर हम यहाँ की बात करें, अगर वहां पे हम ज्यादा ट्रीज का एक्सप्लोटेशन कर देंगे, ज्यादा ट्रीज काट देंगे, तो वहां पे अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं कि कैसे फ्लड आ रहा है। तो हमें पॉसिबिलिज्म को इतना यूज करना चाहिए कि जितना हमारे को नेचर पनिश ना करे, हमें अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। ओके, इसी का हमें सॉल्यूशन मिला न्यू डिटर्मिनिज्म, ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो। Determinism coined by Griffith Taylor. It is a middle path between environmental determinism and possibilism. The new determinism maintain balance between development and nature. न्यू डिटर्मिनिज्म में क्या किया उन्होंने? कहा स्टॉप एंड गो। अगर आपको लग रहा है कि नेचर आपको वार्निंग दे रहा है तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नेचर इस सिचुएशन के साथ ओके है तो यू कैन गो, राइट? The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom, meaning is sustainable development. सिंपल है, जो न्यू डिटर्मिनिज्म था उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे, कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज मिल सके, वो मिनरल्स मिल सके जो हम आज यूज करें। अगर हम आज ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देंगे सारे रिसोर्सेज का तो हमारी आगे वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने सोर्सेज को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके यूज करना चाहिए। नाउ स्कूल्स ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमने जब इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो काफी सारी चीज को कैटेगराइज करते हैं। लाइक वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल किस चीज पे फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं ऑन सोशल वेलबींग इंक्लूडिंग हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। उसका मेन फोकस रहता है कि जो हाउसिंग है, जो शेल्टर्स हैं और जो हेल्थ है लोगों की, उस पर उसका मेन फोकस रहता है। सेकेंड है रेडिकल स्कूल, मार्क्सिस्ट की थ्योरी पर है ये। स्टोरी लाइक एक्सप्लेन पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज लिंकिंग दिस इश्यूज टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म। जो रेडिकल स्कूल्स हैं वो क्या सोचते हैं? जो कैपिटलिज्म राइज हो रहा है, जो इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग पावर में आ रहे हैं, कैपिटलिज्म हाई हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या आ रहा है? पॉवर्टी बढ़ रही है, डिप्राइवेशन हो रहा है और सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो उस सोसाइटी से एंड वो इस सोसाइटी से है। एंड थर्ड वन इज बिहेवियर स्कूल, फोकस ऑन पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन ऑफ स्पेस। बिहेवियर फोकस करता है लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस पे, कि वो लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और वो ये परसेप्शन ऑफ स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ वर्ल्ड, नहीं, स्पेस का मतलब है जो इनका नियर बाय का पूरा एरिया है उस पर फोकस करता है कि लोग कैसे अपने लाइफ को जी रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। हम देखेंगे कि पास्ट से लेके अब प्रेजेंट तक हमारे कितने सारे चेंजेस आए और कैसे चेंजेस आए। कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट। पहले क्या था कि ट्रेड इंटरेस्ट होता था तो लोग एक्सप्लोर करते थे न्यू एरियाज को। आफ्टर दैट कॉलोनियल पीरियड, रीजनल एनालिसिस। इसमें क्या हुआ? इसमें elaborate description of all aspects of a region were undertaken. The idea was that all the region were part of a whole. यहाँ पर regions को explore करने का और ये understand करने का कि यहाँ के जो पार्ट्स है वो टोटली कहाँ तक उन्हें लीड करेंगे, कहाँ तक न्यू जो एरियाज उन्होंने फाइंड करे वो कहाँ तक उन्हें लेकर जा सकते हैं, राइट? 1930s through the interwar period, areal differentiation. The focus was on identifying the uniqueness of any region. कोई भी रीजन का एक यूनिकनेस उनको फाइंड करना था। ये हमारा आता है 1930s में, राइट? उसके बाद लेट 1950s to the late 1960s, spatial organization marked by the use of computers and sophisticated statistical tools, laws of physics. यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन तब आया जब 1950s एंड 1960s में आपके कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज होना स्टार्ट हो गया था। तो हमने देखा कि एक एरिया एक्सप्लोर करने से लेके वहाँ अब कंप्यूटर तक आने तक एक पूरा एक ऐसा पीरियड था जहाँ उन्होंने एक्सप्लोर किया, देखा कि वो एरिया कहाँ उन्हें लीड करेगा, कैसे ट्रेड स्टार्ट करा, ट्रेड का मार्क कहाँ था, ट्रेड का रूट क्या है, उस पूरे इस चीज को करने के लिए एक पूरा लॉन्ग टाइम पीरियड लगा। तो ये हमारा था ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टेज। अभी हमने जो 4 मेन स्टेजेस पढ़े वो इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट
आफ्टर दैट वी हैव 2 more stages जो हमें पढ़नी है, जस्ट टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं. लाइक 1970s में क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल्स जो हमने अभी पढ़े थे, एंड 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी. दैट्स ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड मेरे को लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जितने भी थे वो क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बिलो करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सर्वप्रथम पाठशाला and for watching more videos and relevant content about your studies. Please follow and subscribe the Sarvpratham Pathshala and like and comment and share this video.